रिवर्स करते हैं। और रिवर्सल अगर कोई कर भी दे लैप्रोस्कोपिकली तो भी करती है खवातीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्लासिकल ट्रायल पेन, एमेनोरिया एंड वजाइना। पेशेंट में हैव सिंकपी एपिसोड्स, बीपीएस पल्सेस भी प्रेजेंट करती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी देर पहले से रप्चर है और कितना ब्लड लॉस इंट्रापेरिटोनियली हो चुका है। Examination में patient can be restless, she can be in agony, she can be in a state of shock, abdomen is tense, tender, there is guarding, and on per vaginal examination, a very important point, cervical excitation. Well, as soon as you touch the cervix of the patient while doing the per vaginal examination, the patient winces in pain. And this is again एक और इसका differential PID, जिनको बहुत chronic PID होती है वो खवातीन की भी cervical excitation positive होती है। कि एक्टोपिक इज बेसिकली क्लिनिकल डायग्नोसिस। एक अच्छा ऑब्स्टेट्रिशियन जो एक अच्छा क्लिनिकली डायग्नोस कर सकता है वो एक्टोपिक डायग्नोस कर सकता है। कुछ खवातीन में क्रॉनिक एक्टोपिक होती है। हिस्ट्री देंगी कि हमारा 1.5 महीना पहले हमारा मिसकैरेज हुआ मगर तब से हमें पीवी स्पॉटिंग चल रही है डॉक्टर साहिबा और यूपीटी पॉजिटिव। वो हकीकत में क्रॉनिक एक्टोपिक होती है, इट वाज नॉट मिसकैरेज। Somebody gave her Briki, somebody told her that you will get okay with that, but actually it was a chronic ectopic lying down in the tube. She was exhibiting amenorrhea and a little bit of PV spotting और complaints उनके settle नहीं करती। इसमें patient she can be pretty normal as well, but again वही बात कि अब आपने अपना अच्छा diagnostic शेयर का रूल देखा। Sometimes ectopics are unruptured, present for a long period of time, and they can be incidentally diagnosed on laparoscopy and laparotomy. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेशेंट है वर्किंग फॉर प्राइमरी सबफर्टिलिटी, मैं उनकी डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी के लिए प्रोब डालती हूँ अंदर ट्रोकार से और आगे पिक्चर यूज एक्टोपिक प्रेगनेंसी अंडरलाइन। सो प्रेगनेंसी के बारे में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में कहा जाता है कि प्रेगनेंसी इन द फैलोपियन ट्यूब इज अ ब्लैक कैट ऑन अ डक। इट मे मेक इट्स प्रेजेंस फेल्ट इन सटल वेज एंड लीव इट। कोई बात पेशेंट हो सकता है ट्रॉमा में आ जाए बट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो अनऑब्जर्व्ड करें। तो इसको डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज एन अल्ट्रासोनोग्राफी जो मेरे सोनोलॉजी के यहाँ पे कोलीग्स होंगे दे विल एग्री कि एक हाइपरइक्विक रिंग होता है अराउंड द जेस्टेशनल सैक इन द एडनेक्सल रीजन। दिस इज वन ऑफ द डायग्नोस्टिक पॉइंट्स फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऑन अल्ट्रासाउंड। Very important, we need to keep in mind the differentials of ectopic pregnancy as well. It could be a ruptured corpus luteum cyst of pregnancy, which is pretty physiological, no need to do anything. It could be a ruptured chocolate cyst, यहाँ पे लिखा है endometriotic cyst हम अपने यहाँ पे कहते हैं, twisted ovarian cyst. It could be a degenerated pedunculated fibroid. It could be an incomplete abortion and acute appendicitis. General surgery से हमेशा हम ectopic के patient को rule out जरूर करवाते हैं जब भी हमें vague symptoms लग रहे हैं। Patient surgical floor से gynae के floor पे twist करता रहता है। परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, जो भी मेडिसिन के ताल्लुक रखने वाले यहाँ पे लोग हैं दे वुड नो कि राइट पैराफॉलिक गटर में परफोरेटेड अल्सर जिसको हम वैलेंटिनो सिंड्रोम के नाम से कहते हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट कर सकती है। एंड रीनल कॉलिकी पेन यूरोलॉजी वाले एंड स्प्लेनिक रप्चर अगेन सर्जिकल ट्रॉमा पे बहुत क्लोज डिफरेंशियल्स हैं। ब्लैक कैट वाली बात है, नीड्स टू बी डिफरेंशिएटेड। और जिन खवातीन में क्रॉनिक एक्टोपिक पड़ी होती है उनमें पेल्विक एब्सेस, पायोसेल्फिंग्स, सेल्फिंजाइटिस, a पुराना पड़ा हुआ सबसीरस यूट्राइन फाइब्रॉइड व्हिच डिजनरेटेड या अपेंडिकुलर लंप भी इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है। अब हम आते हैं गाइडलाइंस की बातों पे कि हमने इसको कैसे डायग्नोस करना है और कैसे मैनेज करना है। रिसेंटली रॉयल कॉलेज ने जो गाइडलाइंस पब्लिश की है, इंसिडेंट्स कहा जाता है अकॉर्डिंग टू स्टैट्स ऑफ यूके 11 in 1,000 women and 2 to 3% of those women present in the early pregnancy journey। बाहर के मुल्कों में रवाज है, उन्होंने हर चीज का अपना अपना एक सेंटर बनाया हुआ है। मोलर है तो वो जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज के सेंटर में जाएगा, मिसकैरेज एक टॉपिक है तो इट प्रेजेंट्स टू द अर्ली प्रेगनेंसी जर्नी। The most important modality of choice to diagnose a tubal ectopic is TVS, not laparoscopy। गोल्ड स्टैंडर्ड लेप्रोस्कोपी नहीं है, TVS है। और लेप्रोस्कोपी फॉल्स नेगेटिव 3 to 4.5% केसेस में आ सकती है, इसलिए अब इसको रॉयल कॉलेज गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं कहता। इंसिडेंटल डिटेक्ट हो जाए अलग बात है, पर TVS इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। अब फिर बीटा ईसीजी का रोल कहाँ आता है? हर कोई कहता है बीटा ईसीजी करवा। Prognosis. If I have a baseline beta ECG, I can tell what my patient is going to। ये बात एक दिमाग में याद रखनी है, अगर पेशेंट की 48 आवर्स के बाद बीटा ECG 63% से ज्यादा राइज करती है तो वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी। अगर 50% से ज्यादा फॉल करती है तो वो फेलिंग प्रेगनेंसी। अगर वो कांस्टेंट रहता है तो अब ये टॉपिक, ये बात ध्यान में रखें। अब हमने मैनेज कैसे करना है? कोई भी ट्यूबल ectopic है, we have 3 ways we can manage it via expectant management, otherwise we have medical management and we also have surgical management। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट किन किन लोगों में ऑफर करनी है, ये गाइडलाइन की पिक्चर है, मैंने एज इट इज लगाई है। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट इज टू बी डन इन द फीमेल्स हु आर क्लिनिकली स्टेबल, पेन फ्री, लेस देन 3.5 सेंटीमीटर की सैप दी है रेडियोलॉजिस्ट ने, जिसे यहाँ पे 35 mm RCOG लेवल करता है।
and beta ECG value is less than 1000 at presentation, and most important part वो follow-up के लिए आएगी। यहाँ पे कोई खातून गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कभी भी फॉलोअप के लिए नहीं आती, वो रप्चर करके आएगी, बीपीएस पल्सेस आएगी और हो सकता है कि वो एक्सपायर कर जाए। तो इफ द पेशेंट इज एबल टू कम फॉर फॉलोअप यू कैन गो। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात है, आप 1500 वालों को भी चांस दे सकते हैं। कंसीडर एन ऑफर की गेम, ऑफर करना है 1000 वाले को कंसीडर कर सकते हैं 1500 तक। अब इनका फॉलोअप कैसे करना है, एक्सपेक्टेड वालों को डे 2, 4 और 7 पे बीटा ईसीजी के साथ आपने फॉलो करना है और देखना है अगर लेवल्स बीटा ईसीजी के 15% से ज्यादा ड्रॉप करते हैं तो फिर आपने कहना है कि मेरा मैनेजमेंट ठीक चल रही है, मैं इसको वीकली इसका यूपीडी करवाती रहूंगी। और जब वो नेगेटिव हो जाएगा बीटा ईसीजी, नेगेटिव बीटा ईसीजी तब कंसीडर करते हैं जब लेस देन 20 इंटरनेशनल यूनिट्स हो। बीटा ईसीजी की नॉर्मल वैल्यू लेस देन 20 है, जब तक वो 20 से कम नहीं होता मतलब हमारा मसला चल रहा। अब एक खातून है वो नहीं आती एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट के क्राइटेरिया पे, आई गो फॉर मेडिकल मैनेजमेंट नाउ। शी सेज आई डू नॉट वांट टू अटेंड डे 2, 4, 7, मेडिकल डे 4 and 7 एंड सेल्फिंजॉटमी वाले पेशेंट को हमने डे 7 पे फॉलो करना है, मगर ये बता दे रहे हैं कि उनमें से 1 in 5 वुमेन मे नीड अ सेल्फिंजेक्टमी और मीथोट्रेक्सेट फॉर। ये नहीं है कि मैं कह दूं कि भाई मैंने डॉक्टर कहते हैं हमने आपको क्यों बचा दिया है, मुबारक हो, बाद में इश्यूज होंगे, ये रिकरेंट एक टॉपिक भी बन सकती है। आपने इसको बताना है कि मैं तुम्हें फॉलो करूंगी, आई सी यू माइट नीड मीथोट्रेक्सेट और यू माइट अगेन नीड अ लेप्रोटमी फॉर सेल्फ इंजेक्शन, ठीक है। एंड अगेन वही बात, ये आखिरी लाइन जो लिखी है 2012 वाली पब्लिकेशन में, ये सेल्फ इंजेक्टमी के पेशेंट को आपने सिर्फ उसका 3 हफ्ते बाद एक यूपीटी करा के तसल्ली कर लेनी है, उसको डिस्चार्ज। एंटीटी प्रोफिलैक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको मिस नहीं करना। बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, पेशेंट मेरे पास आई है बीपीएस पल्सेस, मैं हड़बड़ाहट में मैं भूल गई, मैंने उसका जो है बात का जो उसका एंटीटी प्रोफिलैक्सिस है मैं भूल गई। जाहिर बच्चा तो नहीं था, मैं क्यों लगाऊं उनके भी, मर लगाना है। जो भी पेशेंट सर्जिकल मैनेजमेंट के साथ जाती है उस पेशेंट को आपने एंटीडी देना है 250 इंटरनेशनल यूनिट स्ट्रैप। हमारे पास टीके 500 और 1500 के आते हैं, आधा टीका लगाना है 250 का। मगर रॉयल कॉलेज साथ ही ये कहते हैं कि डू नॉट ऑफर एंटीडी टू वुमेन हु रिसीव सोनली मेडिकल मैनेजमेंट हैव अ थ्रेटेड और अ कंप्लीट मिसकैरेज। जब भी सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग है या सर्जिकल मैनेजमेंट है, एंटीडी प्लीज देके भेजें। अगली दफा वो दोबारा से सिर्फ इस 18 में जिसको मसला ये लोग आम जबान में कहते हैं कि सिर्फ इस वजह से वो बेचारी का मिसकैरेज हो सकता है, तो उसको एंटीडी प्रोफिलैक्सिस आपने छोटी सी मिस्टेक की और बेचारी को नहीं मिला, एंड नेक्स्ट टाइम अगेन वो बेचारी सिर्फ से गुजरे। अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स ये गायनेकोलॉजी के डोमेन में इतनी नहीं आती, सोनोलॉजी में आती है, बट फिर भी कि एक एम्प्टी यूट्राइन कैविटी है, आपको बस हो जाना चाहिए कि यूपीटी पॉजिटिव है, कैविटी में कुछ नहीं आ रहा, कुड बी ए प्रॉब्लम। एंड एक्स्ट्रा यूट्राइन जेस्टेशनल साइट आपको कुछ जगहों पे वही ट्यूबल मिलेगी या ओवेरियन मिलेगी। ये पिक्चर मैंने अपनी मामा के कहने पे लगाई है, शी वाज वेरी परसिस्टेंट ऑन द फैक्ट कि बेगल साइन बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। ये साइन अगर आपको दिखे तो इट मींस इट इज अ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके साथ बस आखिरी बात जो मैंने इंपॉर्टेंट करनी है वो ये है कि मीथोट्रेक्सेट जब भी आपने किसी पेशेंट को देना है वो किस तरह से डोज कैलकुलेट करनी है। हमने वो क्वैक्स वाले काम नहीं कि भी मीठो है कोई एक टीका पकड़ा लगा दी, ये नहीं, आपने पेशेंट के बॉडी सरफेस एरिया से उसकी डोज कैलकुलेट करनी है, वो आपने ट्रस्ट करके आ और साथ में आपने उसको उसके साइड इफेक्ट्स बताने और उसकी मैनेजमेंट भी बतानी है। मीथो सबको पता है क्या है, इट इज अ कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग, एक्चुअली ये कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग है। इट इज अ फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट, जहां जहां बॉडी में डीएनए बन रहा है, जहां जहां रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है, वो सबको डैमेज कर देगा। ये आपके लिवर को, आपके लंग्स को, आपके स्किन को, आपके इंटेस्टाइन्स, हर जगह मसले करने हैं इसने। आपने देख के देना है। कुछ लोगों की कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, जो सीएलडी के पेशेंट्स हैं, इम्यूनो की हम लोग यूजुअली मेडिसिन वालों से हेल्प लेते हैं, हम उन्हें कॉल भेजते हैं कि वो हमें एमटीटी में हेल्प करें, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में। इसका बहुत अच्छा सक्सेस रेट है, 95% फीमेल बहुत अच्छा इफेक्ट करती हैं। ये टीका मार्केट में आ रहा है, आप किसी को भी पेशेंट को कहें वो आपको फजलदीन या क्लिनिक से बहुत अच्छी चीजें मिल जाती हैं। 2 ml का टीका, उसमें 50 mg होगा। और आपने इसकी डोज कैसे कैलकुलेट करनी है, दिस इज अ फॉर्म, इट इज कॉल्ड मॉस्टेलर फिनोमिनन। आपने पेशेंट की हाइट फॉर एग्जांपल मेरी 163 सेंटीमीटर है, वेट मेरा 66 kg है, डिवाइडेड बाय 3600 का स्क्वायर रूट है, मेरा सरफेस एरिया अराउंड 1.5 निकलेगा। डोज 50 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर, यानी जो मेरा सरफेस एरिया है उसको मैंने 50 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक टीका 50 मिलीग्राम का, मेरी शायद 75 mg की डोज निकली, यानी 1.5 टीका मिल जाएगा। सो 1.5 इंजेक्शन, एक एम्प्यूल और दूसरा। एंड एक मेरी अपनी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि पेशेंट भी बहुत पेनफुल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, बीइंग अ फीमेल, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली टेक अ 10 cc सिरिंज और उसमें लिग्नोगेन का टीका भर के उसके साथ मीथोट्रेक्सेट भर के पेशेंट को लगाएं, ताकि उस बेचारे को दर्द ना हो। इट्स वेरी पेनफुल, इट इज अगेन अ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट।
आखिरी बात, आपने पेशेंट को घर भेजने से पहले जो कहनी है दैट इज इम्पोर्टेंट, सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मीथोट्रेक्स से जिसको आप दे रहे हैं और वो लाहौर की इस गर्मी में बाहर जा रही है, कम से कम भी 60 SPF का आपने सन ब्लॉक पेशेंट को रिकमेंड करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अलोंग विद हाइड्रेशन। छोटी सी चीज है सनस्क्रीन, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेशेंट वो बहुत बुरे सन डैमेज के साथ आएगी। आखिरी चीज जो मैंने आपको बतानी है कि इफ फर्टिलिटी रिड्यूसिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट, रेट्स ऑफ सब्सिक्वेंट इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी कितना है आफ्टर सेल्फ इंजेक्टमी एंड सेल्फ इंजेक्टमी। वही बात है कि सेल्फ इंजेक्टमी के बाद सिर्फ 40% सक्सेस रेट रह जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अदर मोर्बिडिटीज, बट आफ्टर सेल्फ इंजेक्टमी 75% है। बट अगेन कीप दैट थिंग इन माइंड, जो RCG कहते हैं, एवरी 1 in 5 फीमेल अंडरगोइंग सेल्फ इंजेक्टमी इज अ कैंडिडेट ऑफ फर्दर methotrexate therapy or self injectemy. So it is pros and cons you have to label as an obstetrician always. आपको मिठाई का डब्बा भी आ सकता है, आप थ्रू भी हो सकते हैं। If there any effect of methotrexate on ovarian reserve, नहीं। जो खवातीन कहती हैं कि क्या मेरी फर्दर फर्टिलिटी पे मेरा AMH लेवल तो नहीं खराब होगा, नो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ methotrexate, थैंकफुली। मे बी चूंकि शायद ये सेल्स उतने रैपिडली डिवाइडिंग नहीं है जो क्विजेंट स्टेज में होते हैं, इनको इफेक्ट नहीं होता। एंड पोस्ट methotrexate a female is required not to conceive, I mean use a contraceptive, a good contraceptive for 3 months. If they do conceive, साथ ही रॉयल कॉलेज आपको ये भी बता देता है कि प्लीज अबॉर्शन नहीं करना, डू नॉट टर्मिनेट। हो गया है, ठीक है, फॉलिक एसिड स्टार्ट। अब थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स, मैंने बस एक एक लाइन बोलनी है, बाकी टॉपिक चूंकि एक टॉपिक का टॉपिक और बाकी टॉपिक्स को टच ना करें, चूंकि वही बात है, ये ब्लैक कैट है। सर्वाइकल एक टॉपिक पर ही हो सकती है। सर्वाइकल एक टॉपिक में सिर्फ एक चीज होगी, स्लाइडिंग साइन होगा। यूजुअली व्हेन वी कीप द फ्लो, ट्यूबल एक टॉपिक ऐसे डांस करती हुई फील होती है, वो बाहर पड़ी होती है। सर्वाइकल एक टॉपिक आपको एब्सेंस ऑफ स्लाइडिंग साइन होगी और बैरल शेप सर्विक्स होगी। इसकी मैनेजमेंट आप कर सकते हैं मेडिकल भी, बट सर्जिकल इन केस ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग। ओपन द पेशेंट, नीचे से आप कहते हैं मैं नीचे से खोलूं, ऊपर से ना खोलूं, नीचे से पकड़ लेती हूँ सर्विक्स, ओपन द पेशेंट। स्कार एक टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस सिजेरियन स्कार है, शॉर्ट इंटरप्रेगनेंसी इंटरवल है, जो कि पॉजिटिव है, दिख नहीं रहा, सिजेरियन स्कार को ध्यान में रखना है। स्कार एक टॉपिक अनफॉर्चुनेटली ओपन होती है, और कई दफा मेरे रिसेंटली रेडिएशन में पेशेंट थी, शी अंडरवेंट अ हिस्टेरेक्टमी सैडली। क्योंकि ये पेशेंट्स जो है वो रप्चर की तरफ जाते हैं और फिर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती, इंटरनल आइलिड तक बात जाती है, हिस्टेरेक्टमी नहीं करती इनकी। इनकी प्रेफरेबली जो है ना, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, रॉयल कॉलेज कहता है यू कैन गो फॉर मेडिकल एंड सर्जिकल, बट यूजुअली दे एंड अप इन सर्जिकल। क्योंकि जो छोटे छोटे सोनोलॉजिस्ट हैं वो इसको नॉर्मल प्रेगनेंसी के तौर पे ट्रीट कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली स्कार में इंपेयर्ड होती है। इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी, इंटरस्टिशियल का मतलब है कि ट्यूब के इंटरस्टिशियल पोर्शन में अगर तो कॉर्नुआ है, कॉर्नुअल एंड ऑफ द ट्यूब, तो स्ट्रेट अवे आपने कॉर्नुअल एंड को रिजेक्ट कर देना है। अगर इंटरस्टिशियल में आपको थोड़ा सा गैप देता है रॉयल कॉलेज के, आप ट्राई कर लेंगे तो अगेन वही बात है, फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर के मुल्क की मेवे वो बहुत अच्छा फॉलोअप करती है, पाकिस्तान में कोई खातून फॉलोअप के लिए नहीं आई, तो इसलिए आपने जो भी मैनेजमेंट करी आपने डेफिनेटिव करके ओवेरियन एक टॉपिक की सर्जिकल है, आपने इन्यूक्लेशन करनी है, वेज रिसेक्शन करनी है, और अगर आपको लगता है कि आप ओवरी नहीं बचा सकते तो ओवरेक्टमी कर दे। एब्डोमिनल में आपने या तो लेप्रोस्कोपिकली अप्रोच करना है, एडवांस में लेप्रोटमी करनी है। पेशेंट का बेबी पेट में चल रहा है, यूट्रस के बाहर आपको निकालनी पड़ेगी। हेटेरोटॉपिक मींस यूट्रस में भी है, बाहर भी। अब दोनों को अपने ट्रिकी लेकर चलना है। अगर तो वो कह रहे हैं कि आपकी मेडिकली आप methotrexate से देते हैं, ओनली इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी इज नॉन वायबल। या फिर अगर आप कहती हैं कि पेशेंट कहती है कि मैंने नहीं कंटिन्यू करनी इस प्रेगनेंसी को, तो वो कहते हैं कि आप इस इंट्रायूट्राइन को पहले KCL से क्लियर करें, बड़ी बाहर की गाइडलाइन है, ये पाकिस्तान की कोर्ट सपोर्ट नहीं करती। एंड सर्जिकली ओनली इफ द पेशेंट इज हेमोडायनामिकली अनस्टेबल। कॉर्नुअल मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया था, जब भी कॉर्नुआ में एक टॉपिक है आपने कोई मीथो का चांस नहीं देना, स्ट्रेट अवे लैप्रोस्कोपी और लेप्रोटमी, जस्ट रिमूव एंड दैट्स इट। एनी क्वेश्चंस? Doctor, I have one question that जैसे कि आपने फरमाया है कि लिथोट्रोपिक है, मैंने ऐसे तो पेशेंट्स देखे हैं जो कि एबॉर्शन के ही गाइडलाइंस पे इनको ट्रीट किया गया है, पुनः उनकी ब्लीडिंग खत्म हुई, आफ्टर एवरी DNC डिफरेंट 40 DNC हुई, और उसमें जैसे बीटा जैसे आपने कहा कि UPT है, हमने उसको 3 वीक के बाद नेगेटिव आ रहा है। अब इस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे कि उसकी एक्टोपिक गुजरी है, और लेकिन हम उसको इंट्रायूटेरल वाली प्रेगनेंसी के हिसाब से जो से पेरिफेरी में होता है कि आप ठीक हैं, थोड़ी क्लॉट्स हैं, ठीक हो जाएगा, खुद से निकल जाएगी, किसी ने BT दे दी, किसी ने DNC कर दी, और काउंसलिंग ऐसे पेशेंट के लिए अब हम क्या करेंगे कि जबकि वो एकदम से उसको जब कोई लेप्रोटमी का कहेगा हम जैसा डॉक्टर, इसमें बेसिकली हमारा अपना एक कसूर होता है। मेरे पास साथ खुद ये केस हो चुका हुआ है, पेशेंट की उसकी एक टॉपिक की जेस्टेशनल साइड, मैंने कहा मैंने कमाल कर दिया, रात के 2 बजे मैंने ट्यूब निकाल लिया खुद ही,
और इसके बाद में कई दफा ये भी एक दफा हुआ था कि वो पेशेंट क्रॉनिक मोलर बन के आ गया। एवरी जेस्टेशनल सैक जो है आप निकालते हो, ये बहुत अच्छा सवाल है, आपने हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजना है। मैं सक्शन भी अगर करूंगी ना तो मुझे चाहिए कि मैं वो आरपीओसीज उसको हिस्टोपैथोलॉजी, मेरे 2 मिनट लगेगी, आप एक जार में उसमें डालें, उसको चुपचाप भेज दें। एक टॉपिक भी अगर आपने ट्यूब निकाली है उस सैक को आप चुपचाप भेजते हैं, कहीं भी भेजते हैं, माइंड जहाँ भी भेजते हैं आप उसको हिस्टोपैथोलॉजी जार में डाल के आप उसको कहीं भी भेजते हैं। बट ये है कि वो जेस्टेशनल सैक जो टॉपिक है कैन बी मोलर, वो मोलर की वजह से क्रॉनिकली वो ऐसे ही चल रही होगी कि वो मनोरिया चल रहा हो, बेचारी चलती जाएगी, आपको लगेगा आपने ट्यूब निकाल दी है, वो बाद में इन्वेजिव मोर बन के वापस आएगी। क्योंकि सऊदी अरेबिया में एक टेस्ट ट्यूब ऐसे ही है। मेरे पास खुद एक 35 ईयर ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट की थी, उसको पेरिफेरी में डॉक्टर ऐसे ही ट्रीट करते रहे कि तुम्हारे आरपीओसीज है, तुम ब्रेकी खा लो। फिर उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस रहता था, उसे मेडिसिन में वार्ड वाले एडमिट रखते थे। वो बाद में पता चला कि वो मोल था जो फैल गया, पल्मोनरी ब्रेन तक फैल गया, वो इन्वेजिव मोल बन गया, बेचारी को कीमोथेरेपी पे चली गई। तो ये बात सही है कि यू शुड सेंड जो भी आपने लेप्रोटमी या लेप्रोस्कोपी किया उसको हिस्टोपैथ जार में भेजें, पता करवाएं वो क्या है। वो एक टॉपिक की जगह कोलन की अंडरलाइन हो सकती है जो एक वेजिकल ऊपर पड़ा। इट इज अ ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम, ये बात है। और इस तरह